तीनों पार्ट सॉल्व करना है। हाँ, फर्स्ट पार्ट का तो आंसर सही है आपका। सुहाना फर्स्ट पार्ट का आंसर सही है, सारे पार्ट का आंसर भेज एक साथ। पीयूष आपका फर्स्ट स्प्लिट करके मत भेजो बेटा, एक साथ तीनों पार्ट का आंसर भेजो या दो पार्ट का भेजो। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ सही है रमेश, आपका आंसर सही है तीनों। हाँ निहाल सही है आपका आंसर। कार्तिकेय सही है आपका आंसर। मास मेरे ख्याल से दिया हुआ है ना, मास क्वेश्चन में दिया हुआ है। कई लोग मास के टर्म्स में आंसर निकाल रहे हैं, तो मास क्वेश्चन में शायद दिया हुआ है। यूनिट मास, मास वन ले लो। तो आपका आंसर सही है, विवेक का भी सही आंसर है। और पहले भी मेरे पास जो एक आंसर आया था, है ना, साक्षी मिश्रा, आपका भी आंसर सही है ना, सही बता रहा है आंसर, है ना। इसने यूनिट मास बोला हुआ है ना। है ना? हाँ सही है। एम्पलीट्यूड का भी सही आंसर बताया आपने।
हाँ, कार्तिकेय त्यागी सही आंसर, सही बता रहे हैं सबका आंसर। या जो आंसर सही है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होगी एक्स नॉट वो 2 मीटर पे है। इसका जो टाइम पीरियड है वो √2 पाई सेकेंड है। और जो इसका एम्पलीट्यूड है वो आपका है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो दे रखी है वो आपको दी हुई है 2√3 मीटर। एम्पलीट्यूड की वैल्यू दी हुई है 2√3 मीटर, है ना, आ जाएगा आंसर। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो आप, तो फोर्स इक्वल टू आपका होता है -du/dx। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2x, है ना, -4, ये आपका आ गया, है ना। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन वहां पे होती है जहाँ पे फोर्स 0 होता है। तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया। और आपको पता है इसमें जो 2x का कॉफिशिएंट 2 होता है, यही तो ओमेगा स्क्वायर, इसको मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सलेशन भी सेम ही चीज आ जाएगी क्योंकि यूनिट मास है। तो एक्सलेशन इक्वल टू भी यहाँ पे आ गया -2x+4। कांस्टेंट आने का मतलब मेन पोजीशन x इक्वल टू 0 पे नहीं है, तो ये 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू √2 आ गई। ओमेगा अगर √2 आ गई तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई/√2। मतलब ये √2 पाई हो जाएगा। टाइम पीरियड √2 पाई भी सही है। और मीन पोजीशन में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो ओमेगा इंटू एम्पलीट्यूड ही तो होती है, 2√6 है। और ओमेगा आपका √2 है ना, कि ओमेगा की वैल्यू कितनी है, एग्जैक्टली आपके √2 है। तो यहाँ से एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो आ गई वो 2√3 मीटर आ गई। That's all, है ना। तो सिंपल से हम सॉल्व कर सकते हैं, किसी स्पेशल मेथड की कोई जरूरत नहीं है आपको, सीधे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा हो जाए, है ना। जो हम जानते हैं कॉन्सेप्ट उसी के बेसिस पे हमने सॉल्व कर लिया इसे, है ना, ये आप कर लिया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आना चाहिए सॉल्व करने। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये करता है, और उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का आपको टाइम पीरियड भी बताना है ना, कि आपको टाइम पीरियड भी बताना है उसका, है ना। ऐसा डायग्राम है इसका, ऐसा लिक्विड फील्ड है और ये टोटल लेंथ है। एक्चुअली ये डेरिवेशन एक है, इसलिए क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा लग रहा है। मैं क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या है ना, यहाँ पे एक सक्शन पंप लगा हुआ है। तो सक्शन पंप क्या करेगा कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर देगा। ऐसे जो यू शेप की ट्यूब है ना, इसमें एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगा तो यहाँ पे प्रेशर कम है तो लेवल का ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे डाउन हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल लेवल पहले ये था, यहाँ पे लिक्विड एक्स से ऊपर चला गया और यहाँ एक्स से नीचे आ जाएगा, है ना। और सक्शन पंप की वजह से ऐसा होगा, अदरवाइज तो दोनों में सेम लेवल था। तो यहाँ पे अगर आपने सक्शन पंप को ही लगा दिया ऐसे, तो प्रेशर ड्रॉप होगा तो यहाँ का लेवल ऊपर चला जाएगा, यहाँ का नीचे आ जाएगा एक्स से। तो जैसे हम सक्शन पंप हटाएंगे ये पूरी चीज इस तरह से ऑसिलेट करेगी। तो इस ऑसिलेशन का आपको टाइम पीरियड बताना है। इस ऑसिलेशन का आपको क्या बताना है, टाइम पीरियड बताना है। इसमें ये जो लिक्विड है इसकी लेंथ दी हुई है, ये पूरी लिक्विड जो है इसकी जो लेंथ है वो एल है, तो आपके आंसर में एल आ सकता है। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ये, भाई हर चैप्टर में क्वेश्चंस आते हैं इसके।
चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे, है ना। ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, मे बी एनसीईआरटी में दिया हुआ है शायद ये, है ना। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के दो तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं एसटीएम के, वो हमेशा हम सॉल्व करते हैं, वो आएंगे अभी। जैसे अब इस तरह से लिक्विड हो गया, जब छोड़ देंगे तो ऑसिलेट करेगा ये, है ना। सिंपल सा है कि ऊपर उठा के अगर छोड़ दें तो ऐसे ऑसिलेट करेगा ये। तो हम देखेंगे इसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। एरिया इस ट्यूब का ले लिया मैंने, और इस हाइट की वजह से प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा ना। ये जो टोटल ये हाइट है इसकी वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से तो रिस्टोरिंग फोर्स होगा। और ये प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा रो जी एच, है ना। कि ये जो प्रेशर डिफरेंस होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा। हाँ सही आंसर है आपका, हाँ सही आंसर है ना। सही आप आंसर बता रहे हो। तो प्रेशर डिफरेंस जो होगा वो आपका हो जाएगा रो जी इंटू 2x, है ना, क्योंकि 2x हाइट की वजह से तो प्रेशर डिफरेंस हो गया इंटू एरिया। तो ये आपका रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। तो यहाँ से प्रूफ हो गया एसएचएम होगा। अब देखो बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स। इसके बाद हम इसका एक्सेशन निकाल लेंगे, तो रिस्टोरिंग फोर्स बाय मास हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2 रो जी ए बाई मास। मास के लिए पूरे लिक्विड का मास लेना है ना आपने, तो लिक्विड का मास अगर डेंसिटी इसकी मैं रो ले लूँ, सॉरी थोड़ा गलत लिख दिया मैंने। रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू हो जाएगी -2 रो जी ए। एक्स भी होगा, एक्स को मैंने अगले कर दिया बाई मास। तो डेंसिटी इंटू पूरा वॉल्यूम हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम ए इंटू एल ही तो हो जाएगा, इंटू एक्स आ गया, है ना। तो यहाँ से देखो डेंसिटी तो कैंसिल ही हो गई, आपका एरिया भी कैंसिल हो गया। तो एक्सलेशन की वैल्यू ये आ गई। इस केस में एक्सलेशन की वैल्यू हो जाएगी -2g/L इंटू एक्स। तो ये जो पूरी चीज होगी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/2g। दिस इज द करेक्ट आंसर। जो टाइम पीरियड होगा उसकी वैल्यू आपकी ये हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/2g होगी, है ना। तो ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, मे बी एनसीईआरटी में लास्ट में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं एसएचएम में, उसी का क्वेश्चन है ये, है ना। तो ये करना पड़ता है हर साल आपको। तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा सक्शन पंप वाले क्वेश्चंस का, है ना। आपका क्या आंसर। तो आपको यही रीजन जाना है कि रिस्टोरिंग फोर्स किसकी वजह से है। वो अगर आ गया तो अपने आप सारी चीजें ऑटोमेटिकली आती जाएंगी। मेन चीज वो रिस्टोरिंग फोर्स का ही कंसेप्ट है इसमें। ये भी ऐसे ही है, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लो।
ये भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेट मी एक्सप्लेन इट, है ना। देखो न्यूमेरिकल नहीं, एज ए डेरिवेशन ही हम यूज करते हैं। देखो इसमें क्या होगा, है ना, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो पूरे चैम्बर का वॉल्यूम V है, इसके ऊपर एक कॉर्क रखा हुआ है, बॉल ऑफ मास है ना, फिट है, और अप एंड डाउन हो सकता है। तो जैसे हम कम करेंगे ना तो ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा। तो अगर ये SHM है तो आपको बताना है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा, है ना, कि अगर SHM है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो हम देखो इसमें क्या करेंगे ना, जैसे मान लो इसको आप स्मार्ट्स X से इसको कंप्रेस करते हो तो यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन प्रेशर होगा, क्योंकि आपने वॉल्यूम किया है तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और वो हम जानते हैं कि आपने बल्क मॉडुलस पढ़ा था, बल्क मॉडुलस इक्वल टू होता है बेसिकली आपका -V × dP/dV, ये आपने पढ़ा हुआ था। इसी को मैं अगर प्रॉपर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ -V, V तो इसका वॉल्यूम है ही, ΔP/ΔV, है ना। तो यहां से इंक्रीज इन प्रेशर आ जाएगा कि जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो जो चेंज इन प्रेशर होगा, ΔP इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस ऑफ बल्क मॉडुलस ΔV/V, ये तो आ जाएगा इंक्रीज इन प्रेशर, है ना। तो आपको पता है कि इसमें माइनस बल्क आ गया, जो चेंज इन प्रेशर होगा, अगर ये एरिया स्मॉल ए है, इसने बोला है कि इसका एरिया जो है वो स्मॉल ए है ना, कि स्मॉल ए क्या है, बेसिकली आपका नेक का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है स्मॉल ए है, और ये एक्स से डिस्प्लेस हुआ तो डिक्रीज इन प्रेशर जो वॉल्यूम जो होगा -A × X हो जाएगा ना। डिक्रीज है इसलिए माइनस मैंने यूज किया बाई वॉल्यूम, टोटल टोटल चैम्बर का वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ से आपका इंक्रीज इन प्रेशर आ गया, तो ये आपका आ गया -बीटा, माइनस नहीं होगा अब इसमें, इंक्रीज इन प्रेशर जो हो जाएगा βA/V आ गया × X, और इसी प्रेशर की वजह से एक रिस्टोरिंग फोर्स लग जाएगा, जो इंक्रीज इन प्रेशर हुआ उसी की वजह से क्या लग जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स। तो हम यहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स निकाल लेंगे। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, प्रेशर को आपको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हम प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा ΔP × एरिया। तो अल्टीमेटली आपका ये आ गया -βA²/V × X, ये रिस्टोरिंग फोर्स आ गया। तो यहाँ से अगेन प्रूफ हो गया कि SHM होगा, कि अगर बॉल है इसको अगर नेक पे इस तरह से हम पुश कर दें तो ये ऑसिलेट करता है, और ये ऑसिलेशन क्या होगा, SHM होगा। यहाँ से प्रूफ हो गया, है ना। इसके बाद काम आसान है कि अगर बॉल का मास m है तो हम यहाँ से एक्सलेशन निकाल लेंगे, है ना। एक्सलेशन की वैल्यू आपकी फोर्स बाय मास हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा -β²/m × V × X। तो यहाँ से ओमेगा² आ गया, ओमेगा² से इसका टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√mv/β², है ना। तो इसका टाइम पीरियड आ गया, है ना, कि भाई टाइम पीरियड की वैल्यू जो होगी वो आपकी ये होगी, है ना। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा वर्ड अभी यूज नहीं हुआ है कि प्रेशर इज आइसोथर्मल, हाँ, तो ध्यान रखना थोड़ा सा, जब भी आपका कोई प्रोसेस आइसोथर्मल होता है ना, तो जो बल्क मॉडुलस की वैल्यू होती है वो प्रेशर की इक्वल होती है ना, वो हम बल्क मॉडुलस को प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर ये प्रोसेस एडियाबैटिक होता, है ना, ये आप साउंड में ही पढ़ोगे, तो जो बल्क मॉडुलस की वैल्यू होती है वो गामा टाइम्स ऑफ पी होती है ना। वही कोई अलग चीज नहीं है, dP/dV का जो हम पढ़ते थे एक्सप्रेशन उसी से आया है। क्या आइसोथर्मल में बल्क मॉडुलस की जगह पे हम प्रेशर लिख सकते हैं, और एडियाबैटिक में गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर लिख सकते हैं। तो आइसोथर्मल एडियाबैटिक का कंसेप्ट हम इससे डिस्कस करते हैं, है ना। वही बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन से, बल्क मॉडुलस V × dP/dV होता है ना, और dP/dV आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए P/V के इक्वल हो जाता है ना। तो V कैंसिल हो जाएगा, बल्क मॉडुलस प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए dP/dV की वैल्यू क्या होती है, गामा टाइम्स ऑफ P/V होती है, तो गामा टाइम्स ऑफ P हो जाएगा। तो वो हम यूज कर सकते हैं, हालांकि इसमें आंसर यहीं तक आ गया है कि अगर बल्क मॉडुलस आपको पता है इसके अंदर एयर का बल्क मॉडुलस क्या है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ये हो जाएगा, है ना। तो ये कर लेंगे। तो भाई किसकी वजह से वापस अपनी जगह पे जाएगा वो सोचना है आपने, कि भाई आप अगर आपने डिस्प्लेस किया तो किस फोर्स की वजह से वापस जाएगा। तो डिस्प्लेस करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, उसी प्रेशर की वजह से वापस अपनी जगह पे जाएगा और ऑसिलेट करेगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ना, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, विवेक कुमार दत्ता एंड निहाल, योर आंसर इज करेक्ट। सुहाना सही है आपका आंसर, आयशी सही है, आशीष सही आंसर है आपका। पीयूष झा, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, सही आंसर आपके, है ना, कि दिस आंसर्स आर करेक्ट, है ना। कुछ नहीं करना है आपको, देखो जो फर्स्ट इसका आंसर जो है ना, आंसर 1:1 है, रेशियो 1:1 होगा। ये पहले एसटीएम का एम्पलीट्यूड ए वन तो आपको पता ही है कितना है, A1 10 है। इसमें कॉम्बिनेशन से एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो मतलब एक 5, एक एसटीएम का एम्पलीट्यूड 5 है ना, और एक 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक एसटीएम का एम्पलीट्यूड 5√3 है, और एक साइन है और दूसरा कॉस है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस π/2 का हो जाएगा ना, तो π/2 का बना लिया। तो रिजल्टेंट का जो एसएचएम का एम्पलीट्यूड होगा वो ये हो जाएगा, तो इन दोनों का एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा, तो मतलब A2 भी 10 होगा, है ना, कि A1 तो 10 था ही,
इन दोनों को जब कंबाइन करके एक सिंगल एसटीएम में कन्वर्ट करेंगे, एक का 5 है, एक का 5√3 है, एक साइन है दूसरा कॉस है, तो पाई/2 फेज डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, है ना। तो उसका जब रिजल्टेंट दोनों का निकालेंगे तो ये भी 10 आ जाएगा। तो A1 A2 का रेशियो जो होगा 1:1 हो जाएगा, है ना। तो सीधे हम निकाल सकते हैं कि रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1 हो गया, है ना। तो जस्ट आपने इसको सॉल्व कर लिया ऐसे। हाँ, इसको सॉल्व करो जरा। अभी किसी का आंसर सही नहीं आया। अभी किसी का सही नहीं आया। देखो ये आंसर से अगर आप बी बोल रहे हो ना, तो बी इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये एसएचएम है ही नहीं, है ना। कि भाई एसएचएम में इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, एसएचएम में टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, लेकिन एसएचएम तो है ही नहीं, है ना। दिस इज नॉट एसएचएम, है ना। ऑस्लेशन है, एसएचएम नहीं है ये। क्योंकि वो ऐसे पहले मुझे इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ ना, तो फोर्स आएगा ना, तो फोर्स इज इक्वल टू -du/dx होता है। तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा -3k × x² हो जाएगा। मतलब फोर्स इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, x² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्स का है ही नहीं, क्वेश्चन तो है ही नहीं है। क्वेश्चन नहीं मतलब ये फिर एसटीएम की थ्योरी इसमें यूज ही नहीं होगी ना।
हाँ रमेश, ठीक है आपका आंसर ये। वो ध्यान रखना पड़ता है कि एसएचएम है या नहीं है। हाँ पीयूष झा, नाउ योर आंसर इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मैं आपको हिंट देता हूँ ना, एक्चुअली में ये क्वेश्चन ऐसे थ्योरी से नहीं होगा, क्योंकि एसएचएम तो अब पता नहीं चला ना एसएचएम है। एसएचएम होता तब तो आप ओमेगा वगैरह निकाल के टाइम पीरियड निकालते। तो ये क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस से होगा। ये किससे सॉल्व होगा? डायमेंशनल एनालिसिस से, उससे सॉल्व होगा क्वेश्चन ये। हाँ आदित्य जोशी, और आंसर नाउ इज करेक्ट। अब ये डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व होगा क्वेश्चन, है ना, कि डायमेंशनल एनालिसिस से इसका टाइम पीरियड हम निकालेंगे, है ना, कि भाई कई क्वेश्चंस में डायमेंशनल एनालिसिस हम यूज करते हैं, है ना, कि भाई कई क्वेश्चंस में हम डायमेंशनल एनालिसिस क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। जैसे आपको दिया हुआ था कि यू की वैल्यू कितनी है, के इंटू मॉड ऑफ एक्स क्यूब है, ऐसा, है ना। इसके अलावा आपको मास दिया हुआ है और एम्पलीट्यूड दिया हुआ है ना। तो टाइम पीरियड को हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास की पावर एक्स, एम्पलीट्यूड की पावर वाई, और यहाँ पे जो के है इसकी पावर जेड ले लिया मैंने, है ना। और उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस से निकालेंगे, हम लिखेंगे एम जीरो एल जीरो टी जीरो, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की, का डायमेंशन तो एम ही हो जाएगा, एक्स आ गया, ए एम्पलीट्यूड होता है तो ये एल हो जाएगा, वाई आ गया, है ना। आपको ए का पावर वाई ही तो निकालना है कि इसका जो एम्पलीट्यूड से कैसे डिपेंड करता है। अब के का डायमेंशन यहाँ से निकालना पड़ेगा मुझे, तो के इक्वल टू एनर्जी बाई एक्स क्यूब हो जाएगा। तो एनर्जी आपका होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बाई एल क्यूब, तो ये आपका आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। इसको आप यहाँ पुट कर दो कि एम एल माइनस वन इंटू टी माइनस टू आ गया, ये पावर जेड आ गया, है ना। अब यहाँ पे एल की पावर को कंपेयर करके ही आ जाएगा, क्योंकि आपको खाली वाई तो निकालना है, या निकाल की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो एम की टोटल पावर जो हो जाएगी वो एक्स प्लस जेड हो जाएगी, है ना। एल की टोटल पावर जो होगी वो वाई माइनस जेड हो जाएगी, और टी की जो टोटल पावर होगी वो माइनस टू जेड हो जाएगी। कंपेयर कर लो, तो यहाँ से एक्स प्लस जेड की वैल्यू जीरो आ गई, है ना। वाई माइनस जेड की जो वैल्यू आएगी वो भी जीरो आ गई, टी की पावर वन होगा, सॉरी, टाइम पीरियड निकालना तो टी की पावर क्या होगी, वन होगी, और माइनस टू जेड इक्वल टू आपका वन आ जाएगा। तो मतलब जेड की वैल्यू जो आ गई वो आपकी माइनस हाफ आ गई, है ना। तो इससे सॉल्व करो, है ना, इससे हम क्या करेंगे, इसलिए आपका सॉल्व करेंगे, है ना। तो इससे सॉल्व करके ऑप्शंस जो आते हैं वो मैच कर जाएंगे आपके, है ना, कि इससे ऑप्शंस आपके क्या होंगे, मैच करेंगे, है ना। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे, है ना। तो इससे सॉल्व करके आपका एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन आ जाएगा। हाँ टी होगा, टी होगा, सही बात है। तो इसको सॉल्व करके आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, है ना, कि ये आंसर जो होगा वो सही होगा। तो कई बार डायमेंशन से भी क्वेश्चन सॉल्व होता है ना, क्योंकि अगर आपको थ्योरी अब इसकी नहीं पता है कि एसएचएम नहीं होगा तो कैसे निकालेंगे, फिर तो डायमेंशन ही बच जाता है आपके पास, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस तो मैं अभी करा दूंगा, कुछ क्वेश्चन ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसको भी आप सॉल्व कर लेना, है ना। और नेक्स्ट क्लास से विल स्टार्ट द रोटेशनल मैकेनिक्स, है ना, कि नेक्स्ट क्लास सैटरडे को हम रोटेशनल मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। फरवरी मंथ में आपका उधर से सेंटर ऑफ मास खत्म हो जाएगा, इधर से रोटेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ एक ही चैप्टर का रह जाएगा, वो वेव का है ना। वो तो नॉर्मली है ही ऐसा।